Assalamualaikum. This is Tariq Hussain Bhutto. Uh, Today's session is going to be about brainstorming. As you all know that it is very important for any exam to generate ideas. Brainstorming is an excellent technique for generation of ideas, organization of ideas, and then actually attempting the paper. Either you are a research student, you are attempting CSS or PCS exam or any kind of competitive exam. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द की। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको बहुत हेल्प करती है इन चीज़ों में। तो आज का जो सेशन है वो भी रेलेवेंट है एसे के, जो एसे का सेशन है उससे रेलेवेंट एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का हमने रखा है प्रोग्राम, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है to generate ideas for the generation of ideas। और करंट अफेयर्स में भी ये हेल्प करता है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी ये हेल्प करता है। तो इसीलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का मैंने कहा कि हम एक सेशन रख लेते हैं। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या? ब्रेनस्टॉर्मिंग की डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली जो आपके माइंड में होता है, चीजें आपको पता होती हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज आप सुनते रहते हैं, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में आप सुनते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उस टाइम जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास आइडियाज नहीं आते। आप जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो इनर क्रिटिक होता है वो आपको कह रहा होता है, आपका जो कंसाइंस होता है वो कह रहा होता है कि आप गलत लिख रहे हैं, या जो आपका एक अंदर का फियर होता है वो कह रहा होता है कि ना लिखे, वो आपको स्टॉप कर रहा होता है लिखने से। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ये सारे जो आपके फियर्स हैं, ये जो सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, उनको हटाकर आपको एक क्लियर पाथ देता है टू जनरेट एन एक्सीलेंट राइटअप। either it is for essay or for current affairs, for any kind of competitive exam if you are going to take। अच्छा, देखें जो एकेडमिक डेफिनेशन है वो क्या है? फ्रीली जॉटिंग डाउन एवरी आइडिया अबाउट अ टॉपिक। आपने कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके अकॉर्डिंगली कोई भी आप क्या करते हैं, फिर टॉपिक के ऊपर आइडियाज लिखते जाते हैं, चाहे वो वर्ड्स हो, वर्ड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, फ्रेजेस की फॉर्म में, डिटेल्स की फॉर्म में, एग्जांपल्स की फॉर्म में, विदाउट जजमेंट। आप खुद को जज नहीं करते कि इधर आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। यहाँ पे क्वालिटी मैटर नहीं करती इस स्टेज पे। इस स्टेज पे क्वांटिटी मैटर करती है। पहले आपने आइडियाज जनरेट करने हैं कि आपके पास आइडियाज हैं भी कि नहीं। ठीक हो गया? रेलेवेंट आइडियाज। रेलेवेंट आइडियाज तभी जनरेट होते हैं जब आप फ्रीली अपना जो आपका एक इनर क्रिटिक होता है उसको अवॉइड करके लिखते जाते हैं। तो पहला काम क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। क्वालिटी के ऊपर हमने सोचना भी नहीं है कि इधर आई एम राइटिंग गुड, बैड, बेटर, वर्स, वर्स्ट। इन चीज़ों को छोड़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, ठीक है, लिखना है आपने सिर्फ। अच्छा, पर्पस क्या होता है इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग का? पर्पस इज दी जनरेटिंग मैक्सिमम आइडियाज बिफोर फिल्टरिंग। शिफ्टिंग हम करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, जो आपके इररिलेवेंट आइडियाज होते हैं उनको फिल्टर आउट करते हैं, लेकिन ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की सेकंड या थर्ड स्टेज पे आता है। पहले हमारी क्वांटिटी होती है कि जितने मैक्सिमम आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं वो आपको जनरेट करने होते हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये देखें, ये जो सुसान फॉसेट की एक बुक है, सुसान फॉसेट की, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक टेक्निक है जिसमें कि सुसान फॉसेट शेयर करती हैं। ये टेक्निक प्री राइटिंग का जो चैप्टर है, प्री राइटिंग के चैप्टर में सीएसएस के कॉन्टेक्स्ट में भी आपने ब्लैंक शीट्स को ट्रांसफॉर्म करना होता है डेफिनेटली इन दी स्ट्रक्चर्ड मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्स। और एग्जामिनर जो होता है, एग्जामिनर आपसे मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्स ही मांग रहा होता है। ठीक हो गया जी? अच्छा, फॉसेट क्या कहती है कि राइटिंग एवरीथिंग दैट कम्स टू यू अबाउट अ टॉपिक, आइदर दे आर वर्ड्स, phrases, ideas, details,
एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, फिगर्स कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, फिर आते हैं, मैंने पहले आपको क्या कहा, क्वांटिटी बिफोर क्वालिटी, जनरेट एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल। वॉल्यूम जो होता है वो अनलॉक करता है आपके बेस्ट आइडियाज को। यहाँ पे आपने फिल्टर आउट नहीं करना कि आपके आइडियाज सही हैं गलत हैं, ठीक हो गया जी। ये आपने सोचना ही नहीं है कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर देखें, डेफर्ड जजमेंट होती है, आपने आपकी जो अपनी एवेल्युएशन होती है उसको सस्पेंड करना होता है, ठीक हो गया जी। एवेल्युएट नहीं करना आपने। इनर क्रिटिक जो होता है, पहले आप फ्रीली आइडियाज को जनरेट करते हैं, फिर आपने अपने जो इनर क्रिटिक है उसको वापस बुलाना है। अच्छा, तीसरा क्या है, फ्री फ्लोइंग आइडियाज, राइटिंग वर्ड्स, जो मैंने आपको कहा फ्रेगमेंट्स में लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है आप कंप्लीट सेंटेंसेस लिखें यहाँ पे, सही है, क्योंकि उस वक्त आपने सिर्फ अपने माइंड को घोड़े की तरह दौड़ाना है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं देनी। डायरेक्शन सिर्फ आपके पास एक ही है कि ये आपको भागना है। किस डायरेक्शन में भागना है ये आपने अभी नहीं सोचा। डायरेक्शन डेफिनेटली आपको मिली हुई है टॉपिक के फॉर्म में, लेकिन उस वक्त आपने नहीं देखना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक हो गया अभी। फिर आते हैं एसोसिएशन एंड एक्सपेंशन। एक आइडिया जब आपको मिल गया तो उससे रेलेवेंट दो तीन चीजें आपने लिख लेनी है, ठीक हो गया जी। इस पे एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ एसोसिएशन और एक्सपेंशन के ऊपर, कि क्या चीज होती है एसोसिएशन और एग्जामिनेशन एक्सपेंशन। अच्छा, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आप क्या करते हैं, आपने अपने आइडियाज को फिल्टर आउट करना होता है, ठीक हो गया। फिर आपने ऑर्गेनाइज करना होता है अपने आइडियाज को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए, ऐसे के पेपर में आपने क्या करना होता है कि आपने कम से कम 15 जो पैराग्राफ है वो आपने जनरेट करने होते हैं। 15 कम है, अब 16 से 18, 17 से 18 मिनिमम होने चाहिए आपके, क्योंकि आपका जो टारगेट होता है वो 2500 से 3000 वर्ड्स होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल 100 वर्ड्स का भी एक पैराग्राफ हो गया, 80 वर्ड्स का भी एक पैराग्राफ हो गया, तो आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाता। एग्जामिनर, एफपीएससी एग्जामिनर ये कहता है कि जो बच्चे होते हैं वो 1500 वर्ड्स भी नहीं पहुंच पाते। तो क्वांटिटी बीसीएसएस में मैटर करती है, ये बात याद रखें, ठीक है, क्योंकि टॉपिक इतने वास्ट होते हैं कि आपने लिखना होता है, ठीक हो गया। और उसको क्वांटिटी देनी होती है, आपने उसको बताना होता है कि भाई मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं, मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, सही है जी। अच्छा, करंट अफेयर्स में भी ये होता है। हर ये जो मैंने लिखा है ना, मैप डायमेंशन आपने सारे सब्जेक्ट्स में एक एक तरह से, जैसे आप, हर मुसलमान को कलमा याद होता है ना, या किसी और रिलीजन का डेफिनेटली, या हर चीज इम्पोर्टेंट होती है, उसी तरह से मुसलमानों की तरह जैसे मुसलमान कलमा याद करते हैं, आपने वैसे कलमा याद कर लेना है, ठीक हो गया। ये डायमेंशन से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और ऐड करता हूँ, दो बल्कि चीजें ऐड करता हूँ। पेस्ट एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, फिर मैं आखिर में ई भी ऐड करता हूँ, क्योंकि अभी ई भी इम्पोर्टेंट होते हो गई है। वो क्या है, वो है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल, ये चार पांच चीजें जो है कि आपने अपने जहन में जब भी आप पेपर स्टार्ट करें ना, तो अपने रफ पेज के ऊपर ये आपने डायमेंशंस लिख लेनी है, क्योंकि हर टॉपिक का इन चारों में से कोई ना कोई एक डायमेंशन तो होता ही होता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसको आपने इंडिविजुअल लेवल पे भी कनेक्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ मैंने ग्लोबल और रीजनल कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपने क्या करना होता है, स्टेट लेवल भी लिखना होता है, रीजनल लेवल भी, ग्लोबल लेवल भी आपने लिखना होता है, ठीक हो गया। फिर डेफिनेटली आपने उसके फिर एविडेंसेस देने होते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स आपको पता है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस भी देना है। टॉपिक्स ऐसे होते हैं आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लोकल गवर्नमेंट के ऊपर आपसे सवाल पूछता है कि उसके रिफॉर्म्स आप कैसे कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल लेंस के अलावा आप नहीं दे सकते।
यहाँ फिर अगर फॉर एग्जांपल आपसे कॉजेज पूछ लेता है किसी चीज़ के, फिर उसके इफेक्ट्स पूछ लेता है जैसे लेट से एजुकेशन के जो डिक्लाइन है एजुकेशन की, पाकिस्तान में एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है अगर, तो उसके कॉजेज आपसे पूछता है। फिर पूछता है कि उसके कॉजेज के बाद उसके सोसाइटी पे इफेक्ट्स क्या है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट चेन्स भी आपसे पूछ सकता है। ठीक हो गया जी। आपने फिर जो दूसरे पर्सपेक्टिव्स हैं वो आपने देखने होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये तो डेफिनेटली आपको प्रेसी में तो हेल्प करती ही करती है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो सेंट्रल आइडिया आपने निकालना होता है प्रेसी का, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के अलावा आप नहीं कर सकते हैं। फिर आपने सिनोनिम्स जनरेट करने होते हैं पैराफ्रेजिंग के लिए। आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो स्ट्रक्चर करने होते हैं लॉजिकली। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है, देखें क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, कि आप कैसे किसी भी टॉपिक पे ऊपर आप जो है आइडिया जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैं एक वर्ड फाइल खोल लेता हूँ, उसमें आपको थोड़ा नो हाउ हो जाएगा, इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे चीज़ें हम कर सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। इसमें आप फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, कॉजेज में आपने क्या लिखा, कॉजेज लिख सकते हैं, इम्पैक्ट्स लिख सकते हैं इकोनॉमिक, फिर उसका इम्पैक्ट क्या है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट उसका लिख सकते हैं, सोशल इम्पैक्ट लिख सकते हैं अच्छा, फिर पॉलिसीज पाकिस्तान की, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी थी 2012 की। फिर अभी जो एक पॉलिसी आई थी 2022 में, क्या नाम है उसका, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एनएसपी जो आई थी 2022 में। उसमें नॉन ट्रेडिशनल जो थ्रेट्स पाकिस्तान को पाकिस्तान फेस कर रहा है उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उसको कैसे टैकल अप कर सकते हैं। यहाँ पे जो खान गवर्नमेंट थी 2018 से 22 तक, फिर उसमें बिलियन ट्री सुनामी, उसका वो भी एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की। क्लाइमेट फाइनेंस गेप्स, जो बैंक्स हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं आपको क्लाइमेट फ्रेंडली लोन्स आपको दे रही हैं। फिर जो पाकिस्तान है वो पेरिस जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन में भी है, पाकिस्तान पेरिस एग्रीमेंट का सिग्नेटरी है। फिर लॉस एंड डैमेज फंड जो 2022 में फ्लड्स आई थी उसको उसके ऊपर एक फंड बना था जो पाकिस्तान को मिला था। सार्क तो एक पैरालाइज इंस्टीट्यूशन हो गया है, लेकिन सार्क के कोऑर्डिनेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। चाइनीज सीपेक का इम्पैक्ट है उसके ऊपर, हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, फिर रिकमेंडेशंस आप दे सकते हैं कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी पुश हम करें, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में सोलराइजेशन हो रही है। अडेप्टिव एग्रीकल्चर, अडेप्टिव एग्रीकल्चर ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में आ रही हैं वो हम अडेप्ट कर सकते हैं। वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, अभी तो ना तो हमने अडेप्टिव एग्रीकल्चर की पॉलिसी अपनाई है ना ही वाटर कंजर्वेशन की। फिर एजुकेशन कंपेन्स कर सकते हैं, या अम, जो आपकी अवेयरनेस कैंपेन्स हो सकती हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग है आपके क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान के ऊपर। देखिए कैसे ये स्ट्रक्चर्ड है। अच्छा, इसको हम अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूँ उसके ऊपर कि कैसे हम कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, हमने प्रैक्टिकली हम एक नया टॉपिक लेते हैं, छोड़े जो क्लाइमेट चेंज को हमने पढ़ा उसको छोड़ते हैं, हम फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, हम उसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूँ फॉर एग्जांपल जी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड challenges in changing वर्ल्ड ऑर्डर। अभी देखिए ये एक हॉट टॉपिक है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये हॉट टॉपिक है। अब शुरू करते हैं। देखें आपको पता चलेगा कि कैसे
आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अब मैंने देखा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, फ्यूचर, एक चीज आपने लाजमी करनी है, आपने हाईलाइट करने हैं क्या, जो कीवर्ड्स हैं आपके टॉपिक के, वो अगर आप हाईलाइट नहीं करते तो फिर आप जो है ना इधर उधर भटक जाते हैं। कीवर्ड्स को पहले देखें। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान भाई ने पूछा है हमसे एग्जामिनर ने, तो हम फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ही चलेंगे और कुछ नहीं। ठीक हो गया जी। उसके रेलेवेंट आइडियाज हम कोशिश करेंगे कि वो उठाएं। अच्छा, फिर हमें हमसे क्या पूछा है जी, हमसे पूछिए कि अपॉर्चुनिटीज क्या है पाकिस्तान की। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी, फिर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान उसने हमें एक पैरामीटर दे दिया कि आपने इससे बाहर नहीं जाना। अपॉर्चुनिटीज भी पूछ ली, चैलेंजेस भी पूछ लिए। ठीक हो गया। अब देखें, दो पैरामीटर्स हैं, उसके अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे, इन दो पैरामीटर्स के अलावा। किस में जी? चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। ये कौन सी भला है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर? चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया में जो, फॉर एग्जांपल देखिए, यूनिपोलर थी वर्ल्ड जब इसकी डिसइंटीग्रेशन हुई। अब ये देखिए, मैं फ्रीली जॉट डाउन कर रहा हूँ आइडियाज। ठीक हो गया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, आई थिंक इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, चेक करते हैं। डिसइंटीग्रेशन जी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर नहीं, सोवियत यूनियन था उस वक्त, सोवियत यूनियन। यूनिपोलर आ गई, उसके बाद दुनिया यूनिपोलर बन गई। यूनिपोलर जी विक्ट्री किसकी थी? विक्ट्री ऑफ लिबरलिज्म की थी, विक्ट्री ऑफ लिबरलिज्म। जी लिबरलिज्म में कौन था? लिबरलिज्म में जी यूएसए की विक्ट्री थी एंड इट्स एलाइज। सही है जी। अच्छा, उसके एलाइज। अभी क्या हो रहा है? चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर वो पूछ रहा है। चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर क्यों पूछ रहा है भाई? क्या चेंज हो रहा है क्या वर्ल्ड ऑर्डर? पहले तो हमने ये देखना है कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, बल्कि एग्जामिनर ने हमें पैरामीटर दे दिया कि भाई वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज हो गया है। ठीक हो गया। आप सिर्फ मुझे फ्यूचर बताएं पाकिस्तान का। फ्यूचर में भी क्या बताएं? फ्यूचर में पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज क्या है पाकिस्तान के लिए, और चैलेंजेस क्या क्या हो सकती हैं चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। ठीक हो गया। तो ये हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं। सही है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में ये मैं फ्रीली आइडियाज जनरेट कर रहा हूँ। अच्छा, फिर पॉलिटिकल चैलेंजेस पाकिस्तान को हो सकती हैं, डेफिनेटली पॉलिटिकल चैलेंजेस। इकोनॉमिक चैलेंजेस हो सकती हैं, सोशल चैलेंजेस हो सकती हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हो सकती हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस। अच्छा, उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी हो सकती हैं पाकिस्तान को, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। अब इसको मैं नाम देता हूँ पेस्ट एनालिसिस। क्या जी? पेस्ट एनालिसिस। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल या सोशल, टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, या इन्वायरमेंटल लेंस कह लें, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव कह लें। अब देखिए, ये 5 मेरे पास आ गए पैरामीटर, जिसके अकॉर्डिंगली मैं चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लिख सकता हूँ। फिर मेरे पास क्या पूछा है जी मुझसे? मुझसे पूछी हैं चैलेंजेस, मुझसे पूछी हैं अपॉर्चुनिटीज। ठीक हो गया। अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान की भाई कौन सी हो सकती हैं? कि रीजनल, जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है वो है मल्टीपोलर, मल्टीपोलैरिटी आ रही है। राइज ऑफ ब्रिक्स हो गया, तो इसका मतलब राइज ऑफ ब्रिक्स जब हो रहा है तो क्या हो रहा है जी? रीजनल अलायंसेस स्लेश में लिख लेता हूँ रीजनल कोऑपरेशन हो रहा है। अच्छा, चैलेंजेस कौन से हो सकते हैं? चैलेंजेस कौन से हो सकते हैं? कि ट्रेड वॉर्स हो रही है ये चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, ट्रेड वॉर आ गई। इंक्रीज्ड कंपटीशन आ गया, इंक्रीज्ड कंपटीशन आ गया। अच्छा, कंपटीशन में मैं फिर से लिख लेता हूँ। एक तो ट्रेड तो मैंने लिखा है, ट्रेड वॉर तो लिखा है, उसमें इकोनॉमिक कंपटीशन भी आ सकता है, उसमें अल्लाह आपका भला करे टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन भी है। ठीक हो गया। ये दो कंपटीशंस, या फिर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन भी है। अभी देखें आप,
स्ट्रेटेजिक को मैं ले रहा हूँ मिलिट्री सेंस में, मिलिट्री सेंस या पर्सपेक्टिव में, कुछ भी हमने अभी कुछ भी लिखना है, सिर्फ हमने क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी को हमने छोड़ देना है। ठीक हो गया। अच्छा, पॉलिटिकल जी क्या है, पॉलिटिकल कौन से हो सकते हैं? आपकी फॉरेन पॉलिसी में आपके इश्यूज आ सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी में आपके इश्यूज आ सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी में फिर क्या जी, आपके रिलेशंस आ गए। पाकिस्तान का बड़ा मसला है बैलेंस नहीं कर पाता रिलेशंस। अगर ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस रखता है तो सऊदीया नाराज होती है। अगर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से अच्छे रिलेशन तो ईरान नाराज। अगर ईरान, फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान टर्की से अच्छे रिलेशन रखता है तो फिर से सऊदी अरेबिया नाराज। अगर अभी देखें, अभी केएसए से अगर नाराज, सॉरी, अच्छे रिलेशन, तो अभी यूएई देखें, यूएई ने पूरा ही अपना एक रास्ता ही अलग चुन लिया है। तो ये देखिए पॉलिटिकल कितने आइडियाज जनरेट हो गए। ये मैंने अल्फाज सिर्फ क्यों लिखे हैं, ईरान को, केएसए को मैंने बार बार रिपीट किया है। मेरे पास ये आइडियाज हैं कि बैलेंसिंग रिलेशंस, लेकिन क्या, किस चीज में, तो ये चीज क्या है, उसको फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे बाद में आके आइडियाज को। अच्छा, फिर ये तो एक बैलेंसिंग रिलेशंस रीजनल हो गई। फिर जो चाइना और एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया की जो राइवलरी है, वो तो चले पाकिस्तान को बेनिफिट करती है। चाइना और यूएस की जो राइवलरी है, क्योंकि पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना का, और पाकिस्तान फेवरेट एलाय रहा है यूएस का, नॉन नेटो एलाय इन साउथ एशिया। ठीक हो गया जी। साउथ एशिया में क्या चेंजेस आएंगी, फिर मैं वो लिख सकता हूँ अपने, जो भी मेरा अगर एक्सटर्नल अफेयर्स का पेपर हो या फिर ऐसे का अगर पेपर है तो साउथ एशिया में क्या है, फिर रीजन वाइज आप कर सकते हैं पेपर को। एग्जामिनर को पता चलेगा भाई इसने रीजन वाइज अटेम्प्ट किया है सवाल। गल्फ रीजन में आप चले जाएं, सही है जी। फिर आप यूरोप की तरफ चले जाएं कि जो आपके रिलेशंस हो गए किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। अब ये आ गए आपके क्या जी, फॉरेन पॉलिसी के रेलेवेंट आपने आइडियाज जॉट डाउन कर लिए, सही है। फिर आते हैं इकोनॉमी के ऊपर। जब अगर ऑयल पॉलिटिक्स, ऑयल पॉलिटिक्स बढ़ेगी पाकिस्तान, पूरी दुनिया में डेफिनेटली। ऑयल प्राइसेस आप कर लें फिर। ये मैं सोच नहीं रहा कि ये मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, सही है जी। अच्छा, ऑयल प्राइसेस इकोनॉमी में ये आ गई। फिर अब जीडीपी एक मैंने लिख लिया, फिर मैंने अपने फॉरेन रिजर्व्स लिख लिए, फिर जो मैं आईएमएफ से किस्त लेता हूँ वो लिख ली, फिर मैंने वर्ल्ड बैंक लिख ली। मैं सोच नहीं रहा कि सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। सोशल में जी क्या जी, हेल्थ आ गया। अगर कंपटीशन बढ़ रहा है फॉर एग्जांपल तो हेल्थ। फिर एजुकेशन, अभी मैं लिख नहीं रहा कि एजुकेशन में मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, चैलेंज क्या हो सकती है एजुकेशन। ठीक हो गया। टेक्नोलॉजी नहीं, सोशल में ये नहीं आएगा। फिर लिटरेसी लिख लेते हैं, एजुकेशन में आग, बल्कि एजुकेशन में आगे आ गई लेकिन फिर भी लिख लेते हैं इसको। अच्छा, फिर आ गई चाइल्ड लेबर आ गई आपके पास। फिर एनवायरमेंटल में आ जाएं, अगर आइडियाज नहीं आ रहे छोड़ दें, आगे बढ़े। एनवायरमेंटल चैलेंज पे आ जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जो आपने हमने पढ़ा ना कि लॉस एंड डैमेज फंड, उससे पाकिस्तान को क्या मिल सकता है। आप लिख सकते हैं जो कॉप होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट चेंज, वाटर पॉलिटिक्स विद इंडिया, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जी क्या हैं, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आइडियाज,
रैपिड ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, sophistication in military technology, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में जो अभी एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं वो मैंने लिख लिया, ये भी चैलेंज है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये भी क्या है, टेक्नोलॉजिकल है। अच्छा, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज जो है, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, ये हमारे देखें कितने आइडियाज हो गए। अब क्या होगा, अब हम जनरेट करेंगे फिर इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। इसमें यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा जी, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को मैं फिर इसमें से क्या करूँगा, क्योंकि मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, क्या जी, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। मैं क्या करूंगा, एक पैराग्राफ इस पे लिखूंगा कि जी पहले यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, फिर डिसइंटीग्रेशन हो गई, विक्ट्री ऑफ लिबरलिज्म हो गई, यूएस और उसके एलाइज की क्या हो गई जी, विक्ट्री हो गई। फिर उसके बाद जी वॉर ऑन टेरर आ गया, यूएस बिजी हो गया वॉर्स में, इराक में बिजी, सीरिया में बिजी, फिर वॉर ऑन टेरर में बिजी रहा अमेरिका। उसके बाद जी फिर राइज ऑफ चाइना आ गया, फिर उसके बाद जी रिसर्जेंस ऑफ रशिया आ गया एज अ पावर, फिर से जो सोवियत यूनियन था वो उभर गया। अजी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर कैसे है, अजी एसीओ उभर के आ गया आपके पास, अजी आपके पास ब्रिक्स आ गया, ब्रिक्स एक्सपेंशन, ब्रिक्स प्लस हो गए हैं, अभी सऊदी आ गया, इथोपिया आ गया आपका, इजिप्ट आ गया। ये क्या है आपकी, ये सारे देखें इसके ऊपर आइडियाज हैं चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के, इसके ऊपर आपको एक पूरा पैराग्राफ मैंने यहीं पे मैंने कर दिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू मैंने कर दिया। इसको अब क्या करना है, मैंने जॉट डाउन करना है ऑर्गेनाइज करके हिस्टोरिकली। ये तो हिस्टोरिकली देखो मैंने लिख भी लिया कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, सिंपली आइडियाज कौन से होंगे। जी ये सारी चीजें जी क्या बोल रही हैं, ये सारी चीजें हमें एविडेंट एविडेंट हैं चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के, ये एविडेंस है सारी चीजें, ये एविडेंसेस है। अब फिर मैं आऊंगा जी, दूसरी मेरी जो हेडिंग होगी, क्या जी दूसरी मेरी हेडिंग हो गई, दूसरी मेरी हेडिंग होगी मेरे भाई अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। एक पैराग्राफ में इस पे लिख लूंगा फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया जी। या अगर इससे है तो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान में मैं लिखूंगा कि इम्पैक्ट ऑफ, impact of changing world order on future of Pakistan। मैंने कॉलन लिख लिया जी, पहले मैं लिख लेता हूँ चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ चैलेंजेस। अब पहली चीज फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ चैलेंजेस, या फिर चैलेंजेस ही लिख लेते हैं, चैलेंजेस ऑन फॉरेन पॉलिसी फ्रंट। ठीक हो गया जी, इसको मैंने कर लिया। चेंजिंग चैलेंजेस ऑन फॉरेन पॉलिसी फ्रंट, पहले पहले मैंने पॉलिटिकल चीज उठा ली जी। अच्छा क्या जी, बैलेंसिंग इश्यूज, इशू ऑफ बैलेंसिंग रिलेशंस फॉर पाकिस्तान। ठीक हो गया जी, इसमें फिर मैं लिख सकता हूँ केस इन पॉइंट, आप लिख लें
या फिर इसी पैराग्राफ में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसकी सब हेडिंग दे देता हूँ, फिर की सब हेडिंग की भी सब हेडिंग चाइना यूएस राइवलरी। दूसरा आ गया जी, दूसरी चीज कौन सी हो सकती है, के ए से ईरान टसल। पाकिस्तान के लिए क्या इशू है जी, पाकिस्तान के लिए सेक्टेरियन इशू है ये। अच्छा, सेक्टेरियन इशू हो गया। फिर टर्की एंड के से लीडरशिप और लीडरशिप ऑफ मुस्लिम उम्मा। आपको याद होगा कुलालमपुर समिट, लिख लेता हूँ उसको भी मैं, कुलालमपुर समिट का जो इशू हुआ था, कुलालमपुर समिट। अच्छा जी, ये चीजें हो गई क्या जी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक चीज आ गई। आपने ये क्वेश्चन पॉइंट्स भी उसको एग्जामिनर को जी दे दिए। अच्छा, उसके बाद जी इश्यूज ऑफ बैलेंसिंग रिलेशंस फॉर पाकिस्तान। अच्छा, फिर मैं लिख लेता हूँ यूरोपियन यूनियन जीएसपी प्लस स्टेटस। जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं फ्री ऑफ टैरिफ जाते हैं यूरोपियन मार्केट्स में, यूरोपियन यूनियन जीएसपी प्लस स्टेटस। अगर कोई टसल होती है, रशिया के साथ आप अच्छे रिलेशंस रखते हैं, तो फिर आपकी जो ये जीएसपी प्लस स्टेटस है उसको रिव्यू किया जाता है यूरोपियन यूनियन के थ्रू। या फिर अगर आप अ, जो ह्यूमन राइट्स को ऑनर नहीं करते, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर ये रिवोक कर देते हैं। रिव्यू होता है इसका जीएसपी प्लस स्टेटस का। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी फिर उसके बाद आते हैं जी साउथ एशिया में आपके जो इंडिया के साथ रिलेशंस हैं, रिलेशंस विद इंडिया विज विज, या फिर इन द वेक ऑफ यूएस इंडिया कोऑपरेशन। कोऑपरेशन जी किस में, जी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। ये पाकिस्तान के लिए एक इशू आ रहा है अभी। ठीक हो गया जी। अच्छा, और आगे बढ़े अगर हम, चाइना यूएस राइवलरी भी हमने लिख लिया। आई थिंक इट इज इनफ। एक और चीज आप ऐड कर लें, जितनी चीजें आप ऐड करते जाएंगे उतना आपको फायदा होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ रशिया यूक्रेन वॉर एंड पाकिस्तान राइजिंग बिग पावर राइवलरीज इन पाकिस्तान, वाटर इशू। ये इरेलेवेंट हो जाएगा, बल्कि नहीं, इरेलेवेंट नहीं है। वाटर इशू विद इंडिया, रीजनल वाटर पॉलिटिक्स। आपको पता है इंडिया के इश्यूज हैं बांग्लादेश के साथ, इवन नेपाल के साथ पानी के इशू है, लाइक पाकिस्तान। तो इन तीनों कंट्रीज को मिला के पाकिस्तान इंडिया को जो है वो चैलेंज कर सकता है किसी भी फोरम के ऊपर। चलें जी, ये फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर हमने कुछ चीज़ें लिख ली। फिर आते हैं जी पॉलिटिकल फ्रंट। पॉलिटिकल फ्रंट, वही जो ऊपर वाले वर्ड्स हैं मैं कॉपी कर लेता हूँ। चैलेंजेस ऑन
पॉलिटिकल फ्रंट, challenges on political front. पॉलिटिकल फ्रंट जी क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान के इश्यूज क्या हो सकते हैं? डेमोक्रेटिक इशू हो सकता है, डेमोक्रेटिक इशू हो सकता है, गवर्नेंस इशू हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, फिर आप इसी तरह इकोनॉमिक इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज और सोशल इश्यूज को भी उठा सकते हैं। तो आज के लिए ये हमने एक एग्जाम्पलरी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, दूसरी हम स्लाइड्स से देख लेते हैं। टाइम थोड़ा क्योंकि हमारे पास कम है तो जल्दी जल्दी हम इसको रैप अप करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें आप एजुकेशन रिफॉर्म्स, ये से आप कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर उसके बाद वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन पाकिस्तान, ऐसे में भी मैंने डिस्कस की। पॉलिटिकल ये सिक्योरिटी चैलेंज कैसे है, इकोनॉमिक चैलेंज कैसे है, इन्वायरमेंटल, रीजनल, इंटरनेशनल, जो मैंने आपको पेस्ट एनालिसिस बताई, इसमें सोशल लेंस भी मैं ऐड कर सकता हूँ लेकिन मैंने खुद ही ऐड नहीं किया। पॉलिटिकल आ गया, इकोनॉमिक आ गया, इन्वायरमेंटल आ गया, रीजनल आ गया और इसमें इंटरनेशनल आ गया। तो ये फ्रीली मैंने जॉट किए हैं सिर्फ आइडियाज। अच्छा, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, अब देखें, जनरेट आइडियाज कर लें आप, फिर नो फिल्टरिंग, फिर जो डाइवर्जेंट आइडियाज हैं उनको आप बाहर निकालें, जो कन्वर्जेंट आइडियाज हैं, कन्वर्जेंट का मतलब है जो रेलेवेंट है आपके टॉपिक के ऊपर, उसको आप फिर लिख लें। अच्छा, फिर कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है जी? कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये मैंने हिस्टोरिकल कुछ लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लिखे हैं, इकोनॉमिक लिखे हैं, सोशल और इंस्टीट्यूशनल कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अच्छा, एक चीज याद रखें कि जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है ना, आपने सिर्फ वही बताना है उसको, आपने खुद से आइंस्टाइन नहीं बनना, आपने खुद से न्यूटन नहीं बनना। जो एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है आप वही लिखें। 30-35 मिनट में आप उसको एग्जामिनर को पूरे जहान की जो नॉलेज है वो आप नहीं दे सकते। तो कोशिश करनी है आपने कि जो रेलेवेंट आइडियाज हैं आपके टॉपिक के, अगर आपसे सिर्फ कॉजेज पूछा है कॉजेज दें, रिकमेंडेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर टाइम बचता है तो ठीक है, वो बोनस पॉइंट है, लेकिन टाइम कम ही बचता है। ग्रुप ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, आप कर सकते हैं। ये मैंने लिखा है कि जो ग्रुप स्टडी करते हैं ना, ये उनके लिए है कि कैसे वो कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अच्छा, फिर ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपने करनी ही नहीं कभी भी। आंसर को आपने देखना है कि वो लिमिटेड पर्सपेक्टिव उसका ना हो। जितने लेंसेज आपके ज्यादा होंगे, जो मैंने आपको 5 लेंसेज बताए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, फिर जो मैंने दूसरे दूसरे बताए इंडिविजुअल लेवल, फिर रीजनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, फिर आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी जनरेट करने हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के इधर जो मैं आइडिया लिख रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं है। ठीक हो गया ये आखिर में। फिर ऑर्गेनाइजेशन आपने करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद कि कौन सी चीज़ कहाँ आनी चाहिए, कौन सी चीज़ किस पैराग्राफ में, कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, ये चीज़ आपने फिर लिखनी है। फिर लेक ऑफ एविडेंस आपने अवॉइड करना है, एविडेंस आपने लाजमी देनी है। आर्ग्यूमेंट्स जो सपोर्ट दैट आर नॉट सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स आर जस्ट योर ओपिनियन, ओपिनियन होता है वो सिर्फ। जल्दी से आपने कंक्लूड नहीं करना, क्वालिटी देनी है आपने उसको, सही तरीके से आपने उसको एंड करना है। एआई से आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एआई की हेल्प आप ना ही लें तो अच्छा है। हाँ, नॉलेज जनरेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन जनरेट करवाएं आप उससे, फैक्ट्स और फिगर्स आप उससे जनरेट करवाएं कि कैसे हम कर सकते हैं। लेकिन आपने जब आप कुछ लिख रहे हैं तो आपने सिर्फ पेन और पेपर लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको एआई हेल्प नहीं करेगी, एग्जाम में आपको मोबाइल हेल्प नहीं करने वाला। या फिर एक और एक्सरसाइज है जो आप कंडक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, ये देखिए कुछ की टेकअवेज हैं, 4 जो मैंने निकाले हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज नॉन नेगोशिएबल। अगर आप ब्रेनस्टॉर्म नहीं करते, जो CSS PCS कैंडिडेट है, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कैंडिडेट है, अगर वो नहीं करता तो वो कभी भी पास नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू मी। इसको अपने अक्रॉस दी बोर्ड जो भी सारे पेपर्स हैं आपके, उसको उनके ऊपर आपने अप्लाई करना है। जरूर नहीं है इससे या करंट अफेयर्स या पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके 12 में से 12 सब्जेक्ट्स पे आपने अप्लाई करना है। जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आपने ये एक चीज लाजमी करनी है कि आपने उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज अगर आप नहीं कर देंगे तो फ्लो जनरेट नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा आपके आइडियाज में। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है आपकी जो क्रिटिकल जो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग है, उसको आपने लाजमी देखना है। 5 लेंसेज आपको मैंने बताए हैं, एक पॉलिटिकल है, एक इकोनॉमिक है, फिर आपके पास सोशल आ गया, एनवायरमेंटल आ गया, फिर आपके पास इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस है, आपके पास रीजनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है। तो आपने ये चीज़ें लाजमी देखनी है। एग्जामिनर आपको इन चीज़ों के ऊपर रिवॉर्ड करता है, प्लस मार्क्स आपको देता है। तो जी ये एक आपको ये चीज़ें लाजमी करनी चाहिए। 10 दिन डेली 10 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग लाजमी करें, क्योंकि प्रैक्टिस मैन मेक्स मैन परफेक्ट। एक पर्सनल फैक्ट बुक अपने पास रख लें, जिसमें आपने डेट्स लिखनी है, नेम्स, इंपॉर्टेंट नेम्स लिखने हैं, कोटेशंस लिखें, स्टेटिस्टिक्स लिखें, नेम्स लिखें, डेट्स लिखनी है। अच्छा, फिर वीकली एक साइकिल, या फिर आपका जो एक कोई भी एक दोस्त है ना, हर हफ्ते उसके साथ आपने मत्थे मारी करनी है, लाजमी डिस्कशन करनी है, मेरा मतलब है। ठीक हो गया। अगर आप ऑनलाइन ये जो फॉसेट की बुक है, सुसोन फॉसेट की एवरग्रीन, ये एक्सेसिबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें से आप जो चैप्टर 2 है प्री राइटिंग के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको यहाँ पे इस सेशन में या इस वर्कशॉप में मैंने चीज़ें कवर करवाई हैं, वो प्री राइटिंग के ऊपर है। लेकिन जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो इस बुक में से नहीं है, तो इस बुक में आपको एग्जाम्पल्स डिफरेंट मिल सकती है। मैंने जो चीज़ें उठाई हैं वो सारी चीज़ें CSS के रेलेवेंट है। इसमें डेफिनेटली CSS के रेलेवेंट चीज़ें आपको कम ही मिलेंगी। देखिए जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इसमें आपको नहीं मिलेगा, पुरानी बुक है बहुत। लेकिन ये CSS में बार बार, PCS में बार बार रिपीट होता है, जो आपके दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर रिपीट होते हैं। फिर ये जो दूसरे टॉपिक्स हैं, जैसे कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल, फिर जी इंस्टीट्यूशनल आ गए, इकोनॉमिक कॉजेज क्या हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉजेज क्या हैं, हिस्टोरिकल कॉजेज क्या हैं, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी में देखें। ये थीसिस स्टेटमेंट जनरेट किए मैंने। ये फिर आर्ग्यूमेंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, काउंटर आर्ग्यूमेंट भी, जो आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक्स होते हैं, उसमें आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट लाजमी देना है, तो रिबटल लाजमी देना होता है अपने आइडियाज़ का, कि जो मैंने चीज़ें कही हैं वो भी हैं, लेकिन कंट्रेरी टू माई क्लेम्स ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये हो तो ये हो सकता है। ठीक है जी, चलें तो सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन पाकिस्तान, इनको भी आप देख लीजिएगा, ये एक हॉट इशू है पाकिस्तान के अंदर अभी। इसके ऊपर एक्सपेक्टेड है, ऐसे भी एक्सपेक्टेड है, और मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर करंट अफेयर्स में भी आएगा, पाकिस्तान अफेयर्स में भी। क्योंकि अभी एक चीज़ हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान पहले क्या था, वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री था। वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन जो पानी के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं जी, कम है। तो ये क्या हो गई, ये वाटर स्कार्सिटी आ गई पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अभी क्या है, वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हो गया पाकिस्तान, लेकिन अभी पाकिस्तान में एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी आ गई है। क्या, एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है, इट इज लेस देन 1
5000, ठीक हो गया जी। पहले कितना था 1951 में 5260 मीटर क्यूब था पाकिस्तान का जो पानी था, लेकिन अभी इट इज लेस देन 1800 के अराउंड है। तो पाकिस्तान अभी एब्सोल्यूट वाटर स्कॉर्स कंट्री ऑफिशियली बन गया है, ठीक हो गया जी। अभी एंड करते हैं सेशन को। आई थैंक यू वेरी मच for for watching this session, and it will be very helpful for me if you subscribe my channel, ठीक हो गया जी। तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसे लेक्चर्स में अपलोड करता रहूँगा, और इंशाल्लाह ताला जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके, जैसे CSS हो गया, PCS हो गया, उसमें मेरे लेक्चर्स इंशाल्लाह आपको हेल्प करने वाले हैं। मैं सिर्फ ऐसे के सेशंस कंडक्ट नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के, और कोशिश करूंगा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं मेरे उनमें भी आपको हेल्प करूं। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।